नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चीन के तियानजिन में एससीओ समिट 2025 की साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात बहुत सकारात्मक थी। मुलाकात में दुनिया में जो चल रहा है उस जियोपॉलिटिक्स के बीच में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को किसी तीसरे देश के लेंस से देखने के बजाय अपने आपसी संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। दोस्तों, दोनों देशों ने ये भी माना कि भारत और चीन के बॉर्डर पर फ़िलहाल शांति है, सौहार्द बना हुआ है और ये बहुत अच्छा संकेत है दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ख़ास तौर पर कहा कि पिछले दिनों जो वांग यी साहब चीन के विदेश मंत्री और रिप्रेजेंटेटिव जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑन इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन, वो जब भारत आए और भारत के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर अजीत डोवल NSA साहब, उनके बीच जो बातचीत हुई उससे दोनों देशों के बीच बॉर्डर इशू को लेकर सहमति बनी है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ऐसा टॉक्स पर क्या सहमति बनी है बॉर्डर को लेकर, क्योंकि जब 2024 में 23 अक्टूबर, जहाँ तक मैं समझता हूँ डेट सही बता रहा हूँ, 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई तो बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके उपरांत दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू करी और जहाँ जहाँ बॉर्डर पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहाँ पर हम नहीं जा पा रहे थे वहाँ धीरे धीरे हमारी फोर्सेस ने जाना शुरू कर दिया। कुछ जगह पर जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू हो गई, तो एक बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। और उसके बाद अब जब लगभग 10 महीने के बाद अक्टूबर 2024 से लेकर आज 31 अगस्त 2025 में दोनों प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि ऐसा टॉक्स के बीच में जो सहमति बनी है दोनों देशों के बीच, वो शुभ संकेत है। वो क्या सहमति है ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आधिकारिक तौर पर ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई इस तरह का बयान दिया और ना ही चीन के विदेश मंत्रालय से कोई ऐसा टॉक्स को लेकर स्पेसिफिक स्टेटमेंट, जहाँ तक मुझे याद है, वो आया नहीं। तो यहाँ पर कुछ प्रगति तो हुई है और वो प्रगति संभवतः मुझे लगता है डीएस्केलेशन को लेकर हुई होगी। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख में डिमार्केशन का काम चल रहा था, संभवतः वहाँ पर कुछ सहमति हुई होगी। अब ये सहमति क्या मिडिल सेक्टर में है जो लगभग एक तरह से रिजॉल्व्ड बॉर्डर है। अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ तो हुआ है। तो वो क्या हुआ है इसके बारे में बात होगी, लेकिन भारत और चीन के बीच में युद्ध नहीं होगा ऐसा लगता है, क्योंकि जून 2020 में गलवान वैली की घटना के बाद, जिसमें हमारे देश के 20 जांबाज शहीद हो गए, हमारी भारतीय सेना के ब्रेव हार्ट्स, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द मदरलैंड। उसके बाद 2021 की शुरुआत में और फिर सितंबर 2021 में सिक्किम में घटनाएं हुई और फिर चीन ने जो आपसी झड़प हुई, घायल हुए लोग। उसके बाद चीन ने कहा सितंबर 2021 में कि हवाई फायरिंग की भारत ने इल्ज़ाम लगाया और फिर दिसंबर 2022 में यांगत्से रिवर पर झड़पें हुई दोनों देशों के सैनिकों के बीच और जिसमें दोनों तरफ से लोग घायल हुए। तो ऐसी घटनाएं जो बॉर्डर पे हो रही हैं या होती चली आ रही थी। उसके बाद कज़ान एक बहुत बड़ा समिट था
और वहाँ पर बहुत बड़ा निर्णय निकला, क्योंकि दोनों देश कहीं ना कहीं शांति तो चाहते ही हैं, दोनों बहुत बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, और एलिफेंट और ड्रैगन की दोस्ती हो जाए ऐसा दोनों देश की जो लीडरशिप है वो चाहती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान के समय जो हुआ उसको टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देशभक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ था, लेकिन आप ये भी समझिए कि उस दौर में भारत के पास क्या इतनी सामरिक रणनीति, इतनी हमारी वहाँ पर क्या सामरिक डिप्लॉयमेंट था, स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट था, जो हम अगर युद्ध होता तो क्या हम चीन से युद्ध लड़के जीत पाते। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। और जीत के क्या हासिल कर लेते? वो युद्ध हिमालय पे जो सबसे शांत होना चाहिए, जो सबसे फ्रेजाइल जोन है, वहाँ पर युद्ध होता तो युद्ध के क्या आज की डेट में क्या परिणाम होते। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे देश की सेनाओं ने बहुत फर्म रिजॉल्व करके अपनी जगह पे डटे रहना, लड़ाई लड़ना बिना एस्केलेट किए, और फिर बातचीत करना कोर कमांडर के लेवल पे, जो बीपीएम्स होती हैं, या फिर WMCC की मीटिंग्स या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स। तो ये हल धीरे धीरे करके निकला। और भारत ने ये बार बार कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि हम वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करते हैं। दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये समय युद्ध का समय नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने ये बार बार संकेत दिए। अब उसके बीच में अगर ये छुटपुट घटनाएं हो जाएं तो माहौल तो बिगड़ता ही है, सद्भाव बिगड़ता है, सौहार्द बिगड़ता है। चीन भारत से लगती हुई मैकमोहन लाइन को, जो कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से है, उस तरफ, और फिर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाहे वो इधर सिक्किम मान लीजिए या इधर मैकमोहन लाइन के अलावा लद्दाख का एरिया मान लीजिए, अक्साई चिन मान लीजिए, 3500 किलोमीटर से भी बड़ा एरिया जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर को वो मानता नहीं है। और अभी तक सलामी स्लाइसिंग करते रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे हैं, और ऐसा करके ऐसा आरोप है कि हज़ारों किलोमीटर वर्ग क्षेत्र जो है चीन ने हथिया लिया। और ये पूर्ववर्ती सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में भी हुआ सलामी स्लाइसिंग। वो आते थे, ट्रांसग्रेशन करते थे, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ सिगरेट के टोटे, कुछ सब्जियां और कुछ पाउचेस जो चीन की भाषा में होते थे, मैंड्रिन में होते थे, या पत्थरों पे लिख के चले जाते थे। तो ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता रहा, और सेनाओं का डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से नहीं रहा, क्योंकि हम ये मान के चलते रहे काफ़ी समय तक, तो कई सालों तक, कई दशकों तक, कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है चीन से, और हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान पे रहा। लेकिन गलवान की घटना ने आंखें खोल दी, और जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स रहे पहले के, उनमें भी क्या लूपहोल निकाल कर घातक हमला किया जा सकता है, ऐसा चीन के हमले को देखते हुए ये एक्सप्लोर किया गया। और उसके बाद हमारी तरफ से भी डिप्लॉयमेंट हुआ, और दोनों फ़ौजें कई सालों से आमने सामने डटी हैं। तो कज़ान के बाद डिसएंगेजमेंट तो हो गया, लेकिन डीएस्केलेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बार बार कहा कि जब तक स्टेटस को मेंटेन नहीं होगा, जब तक डीएस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट नहीं होगा, तब तक भारत और चीन के संबंध पटरी पे लौट आएँ, पहले की तरह रहें, ये संभव नहीं है। बॉर्डर पे जो हो रहा है उसके सीधे सीधे मायने, उसके लिंकेजेस हमारे दूसरे संबंधों से भी हैं, चाहे वो ट्रेड के रिलेशंस हों, चाहे वो और दूसरे कल्चरल रिलेशंस हों, या हमारे देशों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हों। और ये स्थिति कई सालों से बनी रही। चीन ये कहता रहा कि आप बॉर्डर के जो मुद्दे हैं उनको आप अपने बायलैटरल रिलेशंस जो दूसरे हैं उनके साथ आप लिंक मत करिए, और आप
इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करिए, किसी तीसरे देश के साथ में उनको भारत का जाना, अलाइन करना, वो उनके लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा। और ख़ास करके वो ये ऑब्ज़र्व करते रहे कि भारत ताइवान के मुद्दे पर, तिब्बत के मुद्दे पर किस ओर करवट लेता है। तो ये हाथी किस तरफ करवट लेता है, ये तो अभी वांगी साहब जब आए, चीन के विदेश मंत्री, और हमारे विदेश मंत्री से मिले, उस रोज़ प्रधानमंत्री से मिले, और अगले रोज़ NSA साहब के साथ ऐसा टॉक्स हुई, तो जो वक्तव्य आया उसके मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपा, आपने पढ़ा होगा कि भारत ने वन चाइना पॉलिसी ताइवान को लेकर, रिपब्लिक ऑफ चाइना को लेकर ये स्पष्ट अपना रुख कर दिया है कि ताइवान वो चीन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है, चीन का हिस्सा है। तो वन चाइना पॉलिसी का सपोर्ट किया। अब तिब्बत के मुद्दे को लेकर भी अगर हम देखें तो पूर्ववर्ती सरकारों ने भी तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, और ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे साफ कर दिया गया था, ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। उससे पहले एम्बिग्विटी बनी हुई थी, जवाहरलाल नेहरू साहब के समय कुछ ज़्यादा थी, उसके बाद धीरे धीरे जो सरकारें आई, नरसिम्हा राव या बाकी, तो मुँह जुबानी कहा गया। शंकर दयाल शर्मा जी की भी विजिट हुई, प्रेसिडेंट साहब हमारे गए तो उनके भी लोग आए। तो कुल मिलाकर तिब्बत को भी चीन का हिस्सा भारत मानता है। तो ताइवान और चीन दोनों पे ही जब ये सहमति भारत ने जता दी है कि भाई आपका ही हिस्सा है, तो उनको ये समझ में आ गया कि अगर कल को वो ताइवान पे फोर्सफुली मिलिट्रीली हमला करते हैं और उसको वापस अपने मेनलैंड में मिलाते हैं, तो भारत कम से कम किसी देश के साथ खड़ा नहीं होगा जो उनका विरोधी है। और उनका इशारा अमेरिका या जो दूसरे इंडो पैसिफिक के देश हैं, खास करके जापान या ऑस्ट्रेलिया, या जो साउथ चाइना सी में चीन का जिन देशों के साथ में विवाद चल रहा है, उनको लेकर या ताइवान को लेकर पर से, कि भारत वहाँ पर उनको मिलिट्रली कहीं उनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, डिप्लोमेटिकली कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन लगा, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद उन्होंने अपने रुख में नरमी अपनाई और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात की। हालांकि इसके मद्देनज़र बीच में जब पहलगाम अटैक हुआ, 25 भारतीय और एक नेपाली हिंदू मारा गया, एक मुस्लिम भी मारा गया। हमारे देश की एकता ऐसी है कि एक मुसलमान ने पहलगाम हमले के दौरान हिंदुओं की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो उस का बदला लेने के लिए जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में है, आतंकी ठिकाने, उनको ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत ने नेस्तनाबूद करने की कोशिश किया, उस वक़्त चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था, मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा था, और ये भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ने कह दिया, जनरल राहुल ने। अब इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि एक तरफ तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये डाइकोटोमी क्यों है? तो ये डाइकोटोमी इसलिए है क्योंकि वो अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, अमेरिका भारत का बड़ा अच्छा दोस्त, इंडो पैसिफिक में इतनी अच्छी भागीदार मानता है, और भारत एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर है इंडो पैसिफिक में। बावजूद उसके ट्रम्प साहब पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हैं, मिनरल डील कर रहे हैं, पेट्रोलियम एनर्जी की डील कर रहे हैं, और वहाँ पर चीन उनका दुश्मन एक तरह से नंबर 1 चीन वहाँ पे मौजूद है, बलूचिस्तान में, ग्वादर में, और वहाँ पे वो ये सब कर रहे हैं। या सीपैक जो BRI के ख़िलाफ़ जो इतना रहा अमेरिका, आज वो वहीं पे पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है। तो ये हमारे जैसे रक्षा मंत्री साहब ने कहा, राजनाथ सिंह ने, कि देश के हित होते हैं तो कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता है जियोपॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में। तो ऐसे ही चीन कर रहा है। अब ये तो आपके ऊपर है, तो अगर आपको लड़ना है तो लड़िए, अगर आपको शांति चाहिए, भाई आपका इतना बड़ा नदन नेबर है, बॉर्डर पे है, ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, ऐतिहासिक झगड़ा है, तो उसको सुलझाने में तो वक्त लगेगा। जब बातचीत होती है तो आदान प्रदान की बात होती है।
तो इसके लिए तो दोनों देशों को ही तैयार रहना होगा, नहीं तो लड़ाई कब तक। मिलिट्री इज़ नॉट द सॉल्यूशन। बट भले ही दोनों देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये कह रहे हों, मेरा ये मानना है कि किसी भी कीमत पे भारत को अपनी मिलिट्री माइट, भले ही डीएस्केलेशन हो जाए, चीन अपनी सेनाएं पीछे हटा ले, भारत भी हटाएगा, लेकिन उसके बावजूद वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड। हमेशा तत्पर तैयार रहना होगा, क्योंकि चीन पे भरोसा करना लगभग नामुमकिन है। उसका कारण भी मैं बताऊंगा, लेकिन क्यों? क्योंकि चीन ने अभी बॉर्डर पर इतना ज़बरदस्त रोड, रेलवे या एरियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। वहाँ पे एयरफील्ड्स हैं, उनकी रोड ऐसे हैं कि वो फाइटर प्लेन तक उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। हाईली सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत चौड़े हैं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है। तो ऐसे में वो कभी भी अपना रीडिप्लॉयमेंट बहुत क्विकली कर लेंगे। और उस केस में जो भारत ने अपना रोड बनाया बनस्पत चीन के, वो काफ़ी अंदर है, क्योंकि भारत, शायद आप जानते हैं कि चीन एक दबदबा वहाँ पे बनाए हुए है। तो बीआरओ ने रोड्स बनाए हैं। भारत सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने पिछले 10, 12, 15 सालों में, 15 साल तो नहीं हुए, लेकिन बहुत सारी प्रगति की है और बहुत फास्ट डेवलपमेंट हुआ है। ख़ास करके पिछले कुछ 5-6 सालों में अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुआ है, जो पिछले 50 सालों में शायद नहीं हुआ। तो हम अपना डिप्लॉयमेंट इतना क्विकली नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमारी भी अपनी स्ट्रेटजी है। पहले तो युद्ध होना ही नहीं चाहिए, बातचीत से ही हल निकले। और बॉर्डर का सॉल्यूशन, अगर जैसा आज प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी ने आज थोड़ा एक प्रोत्साहित करने वाली बात कही है, तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई हल ज़रूर निकले और ये पता लगे हमें कि क्या बॉर्डर पे हुआ है। तो बहरहाल बॉर्डर पे चूँकि पहले भी G219 जब बना रहा था चीन, अक्साई चीन को लेकर, तो पहले भी 1962 में वॉर हुई है। और अभी भी जब गलवान हुआ तो भी एक रोड जो बीआरओ बना रहा था, तो चीन को ये शक हो गया, डर हो गया कि ये तो हमारे अक्साई चीन जो उनके कब्जे में है फ़िलहाल, वहाँ पे इनकी पहुँच हो जाएगी। तो उस वजह से जो श्योक वाला रोड है, DBO, दौलत बेग ओल्डी, तो उस वजह से गलवान हुआ। अब इतने स्कर्मिशेस हुए हैं, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं छोटी मोटी, मेजर कोई वॉर नहीं हुई है। तो मेजर वॉर तो बहुत डिसास्टर्स होगी वहाँ के लिए, पर फिर भी वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड। और ऐसे स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट्स होने चाहिए जो हम क्विकली मूव कर पाएँ फॉरवर्ड एरियाज़ में। अब ट्रेड, क्योंकि दोनों देश ये कह रहे हैं कि हमें तीसरे देश की निगाह से, लेंस से अपने आपसी संबंधों को नहीं देखना है, तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो अमेरिका की तरफ से संभवतः कह रहे हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध, अमेरिका और चीन के संबंध, ट्रम्प के टैरिफ की वजह से जो अनजस्ट टैरिफ ट्रम्प ने लगाए हैं रूस के तेल की आयात को लेकर और चीन पे रूस को मदद करने के लेकर, तो उसके मद्देनज़र दोनों देश करीब आ रहे हैं, अपनी टाइज को रीसेट कर रहे हैं, ट्रेड को रीसेट कर रहे हैं। तो बॉर्डर ट्रेड बढ़ रहा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है, फ़्लाइट्स, वीज़ा एक दूसरे के लोगों को देना, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं। और ऐसा दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कहा है। तो इसके मद्देनज़र अमेरिका अब वो क्या रुख अपनाएगा ये अलग बात है, लेकिन मेरे जो बहुत ही विश्वसनीय सूत्र हैं विदेश मंत्रालय में, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ये साफ कर दिया था कि अमेरिका और भारत के संबंध गज़ब हैं। अमेरिका और भारत के संबंध जहाँ थे वहाँ से और आगे ही बढ़ेंगे, पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। टैरिफ की बात जो है उसको भी सुलझा लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि SCO मीटिंग की वजह से अमेरिका, भारत चीन और भारत रूस और चीन रूस और चीन भारत या बाकी दो देशों के बीच में क्या चल रहा है, इस पे बहुत गहरी नज़र लगा के बैठा होगा। पर उनको मालूम है कि इंडो पैसिफिक में भारत बहुत बड़ी शक्ति है, भारत की नौसेना बहुत बड़ी शक्ति है,
और इंडो पैसिफिक में भारत से ज़्यादा रिलायबल पार्टनर अमेरिका को मिलेगा नहीं। और दोनों देशों ने पिछले कुछ दशक में, खास करके पिछले कुछ सालों में, जब से ये सरकार आई है तब से खास करके अपने संबंध बहुत अच्छे किए हैं, फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं और फॉरेन मिलिट्री सेल्स बहुत बड़े स्तर पे पहुंच गई है अमेरिका और भारत के बीच में। इस तरह के रक्षा संबंध, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसे आप कह लें। तो अभी हालिया समय में अगर हम देखें तो जो 90-93 LCA Mark 1A के इंजन आने हैं वो भी अमेरिका से आएंगे, G414। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के रिश्ते व्यापारिक रिश्ते से ज़्यादा हैं। पीपल टू पीपल टाइज बहुत अहम हैं और अमेरिका की उन्नति में भारतीयों का बड़ा अहम रोल है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बहुत ही शांति प्रिय भारतीय हैं, जबकि दूसरे देशों के देखेंगे तो वहाँ उनको इतने डिसिप्लिन सिटीजन्स नहीं मिलेंगे, वहाँ उनको इतने टैलेंटेड, इतने जो गोल ओरिएंटेड हैं, इतने ज़बरदस्त वो नहीं मिलेंगे। तो अमेरिका को भी चाहिए कि जो भारत के साथ दोस्ती है उसको फिर से बनाए और भारत के खिलाफ अपशब्द या ऐसे शब्द जो हल्के में हों या भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हों, ऐसी भाषा, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि भारत 140 करोड़ देशों की सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, उनकी भावनाएं बहुत संवेदनशील होती हैं और सरकार लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलती है क्योंकि जनता उनको चुनती है। तो मेरा ये मानना है कि आज की जो बैठक चीन के तियानजिन में हुई है बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है और यहाँ से चीन और भारत के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। लेकिन किसी भी कीमत पे हमें अपने रक्षा को लेकर ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, अपनी सुरक्षा को लेकर ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के केस में तुरंत तत्परता के साथ हम किसी भी एग्रेशन का जवाब दे पाएँ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी तैयारी हमेशा रेडीनेस रखना चाहिए। उसका कारण यह है कि ज़रूरी नहीं है कि शी जिनपिंग जो कहें वही होगा चीन में, क्योंकि चीन की PLA में हालांकि अब उनका कंट्रोल चीन की PLA पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन CMC जो चाइनीज़ मिलिट्री कमीशन जिसके चेयरमैन राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, उस PLA के बहुत सारे कमांडर्स पर चीनी राष्ट्रपति का जोर नहीं चलता था उनके कहने के बावजूद। उसका एक ताज़ा और सबसे बेहतरीन उदाहरण तो तब है जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की चुने जाने के बाद में पहली बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए, साबरमती पे झूला झूल रहे थे और उधर हमारे यहाँ ट्रांसग्रेशन कर लिया और हमारे लोग उनको बैनर दिखा के कह रहे थे आप वापस जाइए। और वो पिक्चर्स मैंने ही सबको मीडिया को दी क्योंकि मेरे बॉर्डर पे सारे दोस्त रहते हैं जो मुझे पल पल की खबर देते रहते हैं चीन बॉर्डर पे, और मैं उनका आभारी हूँ। और वो हमारे देश की पहले ही जो हैं डिफेंस हैं, वो हमारे आँख नाक कान हैं जो हमें हर चीज़ से अलर्ट करते हैं। हमें उनको सल्यूट करना चाहिए और मैं अभी ये मौका है मैं उनको सल्यूट करता हूँ। तो तब उनके PLA पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जोर नहीं था और बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी उनके लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखिए अगर PLA के बहुत सारे कमांडर्स को, जनरल्स को पर्ज किया गया है और शी जिनपिंग ने बहुत बड़े लेवल पे पर्जिंग किया। और ख़ास करके आप देखें डिफेंस मिनिस्टर हो या विदेश मंत्री हो, रॉकेट फोर्स के जो कहते हैं स्पाइंग हो गई, एस्पिनेज हो गई और उनके सारे साइलोस तक की जानकारी अमेरिका के पास पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने पर्जिंग बहुत बड़े लेवल पे की है। अब शायद उनका कंट्रोल PLA पे ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे अंदरूनी CCP में क्या चल रहा है उसको नज़र बना के देख रखना चाहिए और कभी भी अपने रक्षा तैयारियों में कमी नहीं आने देना चाहिए। और आगे के लिए भी हमें अपनी युद्ध की तैयारी रखनी चाहिए। युद्ध ना हो सबसे बेहतर है, लेकिन युद्ध हो तो हम विजयी हों, हमारी फ़ौजें विजयी हों, हमारे देश के लोग शहीद नहीं हों, हमारी सेनाएं ऐसी लड़ाई लड़ें कि उनकी जान ना जाए और हम बिना लड़े ही युद्ध जीत जाएं, ऐसी तैयारी हो तो सबसे बेहतर है। तो आज जो हुआ वो शांति की तरफ एक बड़ा कदम है और पूरे विश्व शांति की तरफ एक बड़ा कदम है। मेरी तरफ से हमारे सभी दोनों देशवासियों को राम राम, प्यार, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।